निःशब्द कुएं की गहराई आज जैसे अलग तरह से सांस ले रही है, क्योंकि अंधेरे के भीतर कोई किसी को पुकार रहा है। पूर्णिमा की रोशनी पत्थरों पर पुराने जख्म जगा देती है और नीचे जमा रहती है ऐसी एक रुलाई जिसे सुनना नहीं चाहिए। हवा के साथ बच्चे जैसी एक आवाज बहकर आती है, लेकिन जो उसके पास जाता है वो फिर कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। अनकही कहानी। कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। अंधेरी गढ़ की वीरान और धूल भरी सड़कों पर सन्नाटा ऐसा पसरा था, मानो हवा ने भी यहाँ सांस लेना बंद कर दिया हो। ये गांव समय के किसी भूले बिसरे कोने में बसा था, जहां आधुनिकता की किरणें भी डर के मारे प्रवेश नहीं करती थी। विक्रम, जो शहर से आया एक तर्कवादी और जल संरक्षण अधिकारी था, अपनी जीप से उतरा तो उसके जूतों के नीचे सूखी पत्तियों के चरमराने की आवाज गूंज उठी। उसका उद्देश्य यहाँ के सूखे कुएं की जांच करना था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो पत्थर और मिट्टी के ढांचे की जांच करने नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप के मुहाने पर खड़ा होने आया है। गांव के बीचों बीच स्थित वो कुआं, जिसे स्थानीय लोग रुदन कूप कहते थे, अपनी काली गहराई में सदियों का अंधेरा समेटे हुए था। कुएं की मुंडेर पर जमी काई और उसके पत्थरों पर उकेरी गई अजीबोगरीब आकृतियां किसी चेतावनी की तरह लग रही थीं। विक्रम ने अपनी डायरी निकाली और कुएं की परिधि को नापना शुरू किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि गांव की हर खिड़की, हर दरवाजे की झिरी से सैकड़ों सहमी हुई आंखें उसे ही देख रही हैं। शाम का धुंधलका गहरा रहा था और सूरज की आखिरी किरणें कुएं के गहरे मुंह में समा रही थीं, जैसे कोई विशाल जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए रोशनी को निगल रहा हो। विक्रम ने महसूस किया कि कुएं के आसपास की हवा बाकी गांव की तुलना में कुछ ज्यादा ही ठंडी और भारी थी। ये ठंडक त्वचा को नहीं, बल्कि सीधे आत्मा को छू रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जो तर्क और विज्ञान से परे थी। क्या वाकई पत्थरों में यादें कैद होती हैं, या ये सिर्फ ग्रामीणों का अंधविश्वास था? कुएं की गहराई से आती एक हल्की सी सड़ांध ने उसे नाक से कोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये सड़ांध किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि ठहरे हुए समय और दबी हुई चीखों की थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और नीचे झांका, जहां सिर्फ अनंत कालापन उसका इंतजार कर रहा था। गांव का सरपंच, एक वृद्ध और झुर्रियों से भरे चेहरे वाला व्यक्ति, जिसका नाम रामदीन था, कांपते हाथों में लालटेन लिए विक्रम के पास पहुंचा। उसकी आंखों में एक ऐसा भय था जो दशकों से जमा हुआ था। रामदीन ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। साहब, इस कुएं से दूर रहिए, उसने अपनी खुरदरी आवाज में फुसफुसाया, जैसे कि तेज बोलने से कुआं जाग जाएगा। आज पूर्णिमा की रात है और वो भूखा है। विक्रम ने हंसते हुए अपना चश्मा ठीक किया और इसे ग्रामीणों का पिछड़ापन करार दिया। उसने रामदीन को समझाया कि कुओं में हवा के दबाव और पानी के स्तर के कारण अजीब आवाजें आ सकती हैं, जिसे रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन रामदीन ने उसकी वैज्ञानिक शब्दावली को अनसुना कर दिया। उसने बताया कि ये कुआं पानी नहीं मांगता, ये करुणा मांगता है। दशकों पहले एक अकाल के दौरान गांव वालों ने अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ ऐसा किया था जिसे भुलाया नहीं जा सकता, और तब से ये कुआं हर पूर्णिमा को एक बच्चे की तरह रोता है। कहानी सुनने के दौरान विक्रम ने देखा कि गांव के आवारा कुत्ते कुएं की दिशा में मुंह करके बिना भौंके सिर्फ कांप रहे थे। वातावरण में एक भारीपन आ गया था, जैसे हवा में लोहे का स्वाद घुल गया हो। रामदीन ने चेतावनी दी कि जो कोई भी उस रोने की आवाज को सुनकर कुएं के पास जाता है, वो वापस तो आता है, लेकिन उसका मन वहीं नीचे अंधेरे में रह जाता है, या फिर वो कभी वापस ही नहीं आता। विक्रम के तर्कवादी मन में दरारें पड़ने लगी थीं, क्योंकि रामदीन की आंखों का डर कोई अभिनय नहीं था। वो डर असली था, ठोस था और संक्रामक था। विक्रम ने अपनी कलाई घड़ी देखी। रात के 8 बज चुके थे और आसमान में एक पूर्ण दुधिया चांद बादलों को चीरता हुआ बाहर आ रहा था, जिसकी रोशनी कुएं पर पड़ते ही पत्थरों में एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। विक्रम ने सरपंच की बातों को खारिज तो कर दिया, लेकिन जब वो गांव की पुरानी पंचायत भवन में अपने बिस्तर पर लेटा, तो नींद उससे कोसों दूर थी। बाहर का सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। गांव के हर घर में ताले लटक रहे थे और माताओं ने अपने बच्चों के कानों में रुई ठूंसती थी। विक्रम करवाटे बदल रहा था। उसके दिमाग में कुएं का वो काला मुंह घूम रहा था। उसने अपनी विज्ञान की किताबों में पढ़ी हर थ्योरी को याद किया। हवा का बहाव, टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल, ध्वनिक भ्रम। वो खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक शिक्षित व्यक्ति है और इन कहानियों से नहीं डरेगा। तभी हवा का रुख बदला। खिड़कियां खड़खड़ाने लगी, लेकिन ये तूफान नहीं था, ये कुएं की सांसें थीं। विक्रम उठकर बैठ गया।
उसने पानी पिया, लेकिन पानी का स्वाद कड़वा लगा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांका। गांव बिल्कुल सुनसान था, जैसे कोई कब्रिस्तान। चांदनी रात में सब कुछ नीला और पीला दिखाई दे रहा था। तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। शुरुआत में वो हवा की सरसराहट जैसी थी, फिर वो किसी बिल्ली के रोने जैसी लगी, लेकिन जैसे जैसे पल बीते आवाज स्पष्ट होती गई। ये किसी जानवर की नहीं, बल्कि एक मानव शिशु की आवाज थी, एक नवजात बच्चे का दर्दनाक रुदन। वो आवाज इतनी करुण, इतनी विवश थी कि उसने विक्रम के दिल को सीधे चीर दिया। उसके वैज्ञानिक तर्क ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। ये कोई यांत्रिक आवाज नहीं थी, इसमें भावना थी, इसमें पीड़ा थी, और सबसे भयावह बात, इसमें एक पुकार थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा गहरे अंधेरे में अकेला है, ठंड से ठिठुर रहा है और अपनी माँ को बुला रहा है। विक्रम का पसीना छूट गया। उसके तर्क ने कहा रुको, लेकिन उसकी मानवीय वृत्ति ने कहा बचाओ। वो आवाज एक चुंबक की तरह उसे अपनी ओर खींच रही थी, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जो करुणा के धागों से बुना गया था। उस आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। विक्रम ना चाहते हुए भी दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने कुंडी खोली। दरवाजा एक तीखी चरमराहट के साथ खुला और बाहर की ठंडी हवा ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। रोने की आवाज अब और तेज हो गई थी। माँ, माँ, जैसे शब्द अब उस रुदन में स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। विक्रम का दिमाग चिल्ला रहा था कि ये एक चाल है, रामदीन ने मना किया था, लेकिन उसके पैर अपने आप उठ रहे थे। ये एक शिकारी पौधे की तरह था जो अपनी शिकार को मीठी सुगंध से लुभाता है। विक्रम गांव के रास्ते पर चल पड़ा। उसके चारों ओर के घर बंद थे, मानो वे पत्थर की मूर्तियां हों। उसे लगा कि वो किसी बुरे सपने में चल रहा है, जहां उसकी इच्छा शक्ति उसकी अपनी नहीं रही। कुआं अब उसे दिखाई देने लगा था। चांदनी में वो किसी प्राचीन वेदी जैसा लग रहा था। कुएं के अंदर से आती आवाज अब इतनी साफ थी कि विक्रम को लगा बच्चा बस मुंडेर के ठीक नीचे लटका हुआ है। बचाओ, मुझे ठंड लग रही है, एक हिचकी भरी आवाज आई। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। ये कैसे संभव हो सकता है? क्या किसी ने सच में एक बच्चे को फेंक दिया है? उसका तर्क अब पूरी तरह से उसकी भावनाओं के अधीन हो चुका था। वो जानता था कि यह असंभव है, लेकिन वो संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकता था कि शायद कोई जीवित है। वो कुएं की ओर दौड़ने लगा। उसका दिल पसलियों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके जूतों की आवाज सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे जैसे वो करीब पहुंचा, तापमान गिरता गया। कुएं के चारों ओर की जमीन गीली थी, जबकि बारिश नहीं हुई थी। ये नमी पानी की नहीं, बल्कि किसी चिपचिपे पदार्थ की थी। विक्रम अब कुएं की मुंडेर से बस कुछ ही कदम दूर था, और वो रोना अब चीखों में बदल चुका था। ऐसी चीखें जो किसी बच्चे के गले से नहीं निकल सकती। विक्रम कुएं की मुंडेर पर पहुंचा और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी सीधे नीचे फेंकी। रोशनी का दायरा अंधेरे को काटते हुए नीचे गया, लेकिन उसे कोई तल नहीं दिखा। रोने की आवाज अब ठीक उसके कानों के पास पहुंच रही थी, लेकिन नीचे कुछ नहीं था, सिर्फ काला पानी और काई लगी दीवारें। कौन है वहां? विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं के गोलाकार पेट में गूंज उठी। जवाब में रोना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा। ये सन्नाटा रोने से भी ज्यादा भयानक था। फिर पानी में हलचल हुई। काले पानी की सतह पर बुलबुले उठने लगे। विक्रम ने झुककर ध्यान से देखा। क्या वो कोई कपड़ा था या कोई खिलौना? तभी एक आवाज आई, लेकिन इस बार वो रोने की नहीं, हंसने की थी। एक बच्चे की मासूम खिलखिलाती हुई हंसी। नीचे आओ भैया, आवाज ने कहा। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज उसके बचपन के दोस्त की थी, जो सालों पहले मर चुका था। ये कुआं सिर्फ आवाज नहीं निकाल रहा था, ये उसके दिमाग को पढ़ रहा था। ये उसकी यादों को खोद रहा था और उन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा था। विक्रम, मेरा हाथ पकड़ो, आवाज ने फिर पुकारा। विक्रम का सिर चकराने लगा। उसे लगा कि कुआं उसे खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल गया है। उसे कुएं की दीवारों पर गीले हाथों के निशान दिखाई दिए, जो ऊपर की ओर आ रहे थे। ये निशान छोटे बच्चों के हाथों के थे, अनगिनत हाथ। विक्रम पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर जम गया था। वो लकवाग्रस्त हो चुका था, डर और आकर्षण के बीच फंसा हुआ। कुएं से एक मीठी सड़ी हुई गंध आ रही थी, चमेली के फूलों और सड़ते हुए मांस का मिश्रण। ये गंध उसे मदहोश कर रही थी, उसकी सोचने की क्षमता को कुंद कर रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि नीचे पानी नहीं, बल्कि कुछ और है, कुछ ऐसा जो सदियों से जाग रहा है। सम्मोहन अपने चरम पर था। विक्रम अब मुंडेर पर झुक चुका था। उसका आधा शरीर कुएं के मुंह के अंदर था। उसे नीचे पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया।
लेकिन प्रतिबिंब उसका नहीं था। पानी में जो चेहरा उसे देख रहा था वो उसका अपना था, लेकिन सड़ा गला, जिसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे थे। वो प्रतिबिंब मुस्कुराया। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला चोक हो गया था। कुएं के अंदर से अब फुसफुसाहटें आ रही थी। हजारों आवाजें एक साथ बोल रही थी। वे सभी वे लोग थे जो पहले यहाँ आए थे। हम सब यहाँ हैं विक्रम, हमारे साथ आओ, यहाँ दर्द नहीं होता। विक्रम का हाथ अनजाने में जेब में पड़ी रस्सी की ओर गया जो वो दिन में लाया था। उसका चेतन मन उसे रोक रहा था, नहीं मत करो, लेकिन उसका अचेतन मन किसी और के नियंत्रण में था। उसने रस्सी का एक सिरा पास के खंभे से बांधा और दूसरा सिरा अपनी कमर में। वो नीचे उतरना चाहता था। उसे उस बच्चे को बचाना था जो अब रो नहीं रहा था, बल्कि उसे बुला रहा था। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल था। कुआं जानता था कि मनुष्य अपनी जिज्ञासा और अपनी वीरता के अहंकार में मारा जाता है। विक्रम ने मुंडेर पार की और लटक गया। ठंडी हवा ने उसके पैरों को छुआ। जैसे ही वो कुएं की दीवारों के संपर्क में आया, उसे लगा कि पत्थर धड़क रहे हैं। दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि सख्त मांस की बनी थी। उनमें नसें भड़क रही थी। विक्रम अब वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा पार कर चुका था। ऊपर का चांद अब एक छोटी सी बिंदी जैसा लग रहा था और नीचे का अंधकार एक विशाल जबड़े की तरह खुल रहा था। उसने नीचे उतरना शुरू किया। हर इंच के साथ उसकी मानवता पीछे छूट रही थी और वो उस प्राचीन भूख का निवाला बनने के करीब पहुंच रहा था। जैसे जैसे विक्रम नीचे उतरा, तापमान जमाव बिंदु तक गिर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अब टिमटिमा रही थी, मानो अंधेरा उसे चूस रहा हो। अचानक रस्सी रुक गई। वो पानी की सतह से कुछ ही फीट ऊपर था। यहाँ गंध असहनीय थी। उसने टॉर्च को पानी पर घुमाया। पानी एकदम शांत था, किसी काले दर्पण की तरह। तभी वो हुआ जिसकी कल्पना भी किसी बुरे सपने में नहीं की जा सकती थी। पानी फटा नहीं, बल्कि खुला, एक झिल्ली की तरह। और उस काले द्रव के नीचे से एक बच्चा ऊपर आया। लेकिन वो बच्चा नहीं था, वो एक मांस का लोथड़ा था, जिसका आकार बच्चे जैसा था, लेकिन उसका चेहरा विक्रम का था। ठीक वही चेहरा जो उसने पानी के प्रतिबिंब में देखा था। वो चीज बोली, तुम आ गए। उसकी आवाज में कई लोगों की आवाजें मिली हुई थी, बूढ़े, बच्चे, औरतें। विक्रम की रूह कांप गई। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी गीली और फिसलने वाली हो गई थी। वो चीज पानी से ऊपर उठी। उसके हाथ लंबे और हड्डीदार थे, जिनमें पंजों की जगह सक्शन कप्स थे। उसने विक्रम के जूते पकड़ लिए। विक्रम ने लात मारी, लेकिन उस चीज की पकड़ लोहे जैसी थी। हमें भूख लगी है विक्रम, वो चीज फुसफुसाई। अब कुएं की दीवारों से भी आकृतियां बाहर निकलने लगी थीं। वे सभी वे आत्माएं थीं जिन्हें कुएं ने निगला था, और अब वे उसका हिस्सा थीं। वे सब विक्रम की ओर हाथ बढ़ा रही थीं, उसे नीचे खींचने के लिए। विक्रम चिल्लाया। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर उसी के पास वापस आ गई। यहाँ भगवान नहीं था, विज्ञान नहीं था, सिर्फ भूख थी। विक्रम को समझ आ गया कि बच्चे का रोना सिर्फ एक चारा था, एक ल्योर था, ठीक वैसे ही जैसे एंगलर फिश अंधेरे में रोशनी दिखाकर शिकार करती है। उसने अपनी बेल्ट से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ सुन हो चुके थे। संघर्ष भीषण था। विक्रम हवा में झूल रहा था और वो प्राणी उसे नीचे खींच रहा था। रस्सी जो उसकी जीवन रेखा थी, अब तनाव से चरमरा रही थी। ऊपर से चांदनी अब लगभग गायब हो चुकी थी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस प्राणी के चेहरे पर लात मारी। एक गीली चप की आवाज आई, जैसे सड़ा हुआ फल कुचला गया हो। वो प्राणी पीछे हटा, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। कुएं का पानी उबलने लगा और उसमें से दर्जनों हाथ निकल आए। विक्रम ने चाकू निकाला और पागलों की तरह हवा में चलाने लगा। उसने रस्सी को काटने का सोचा, नहीं, वो गिर जाएगा। उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसके हाथ छिल गए थे, खून बह रहा था और खून की गंध ने नीचे की चीजों को और उत्तेजित कर दिया था। कुएं की दीवारों ने अब सिकुड़ना शुरू कर दिया था। ये कुआं पत्थर का नहीं था, ये एक जीवित अंग था, एक गला जो निगलने के लिए तैयार हो रहा था। विक्रम रो रहा था। वैज्ञानिक दम टूट चुका था। अब वो सिर्फ एक डरा हुआ जानवर था जो अपनी जान बचाना चाहता था। उसने ऊपर देखा और उसे मुंडेर पर एक छाया दिखाई दी। क्या वो रामदीन था? बचाओ, विक्रम चिल्लाया, लेकिन छाया ने कोई हरकत नहीं की। वो छाया बस देख रही थी। शायद वो जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी थी, या शायद ये गांव का बलिदान था, हर पूर्णिमा को एक बलि। विक्रम को भयानक एहसास हुआ कि गांव वालों ने उसे रोका नहीं था, उन्होंने उसे तैयार किया था। रामदीन की चेतावनी, वो डर, सब उसे और अधिक उत्सुक बनाने के लिए था।
वे जानते थे कि एक बाहरी व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाएगा। वो शिकार था और गांव वाले उसके परोसे जाने का इंतजार कर रहे थे। नीचे से उस प्राणी ने फिर से छलांग लगाई और इस बार उसके दांत विक्रम की पिंडली में गड़ गए। दर्द ने विक्रम की आंखों के आगे अंधेरा छा दिया। दर्द ने विक्रम के शरीर में एड्रेनलिन की लहर दौड़ा दी। उसने एक आखिरी हताश प्रयास किया। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। वो सिगरेट पीता था, एक आदत जिसे वो छोड़ना चाहता था, लेकिन आज वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने अपनी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे लाइटर के तेल से भिगोया जो उसने रिफिल के लिए रखा था, और आग लगा दी। आग की लपट अंधेरे में भड़की। नीचे के प्राणी जो सदियों से अंधेरे में रह रहे थे, प्रकाश और गर्मी से बिलबिला उठे। उन्होंने विक्रम को छोड़ दिया और पानी में वापस दुबक गए। चीखें अब उनकी थीं, क्रोध और पीड़ा से भरी। विक्रम ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने रस्सी को कसकर पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। उसकी मांसपेशियां जल रही थीं, उसका पैर खून से लथपथ था, लेकिन जीने की इच्छा उसे ऊपर खींच रही थी। कुआं अब गुर्रा रहा था, दीवारें कांप रही थीं, जैसे उसे उल्टी आ रही हो। विक्रम एक एक इंच ऊपर चढ़ता गया। 10 फीट, 5 फीट, मुंडेर अब करीब थी। उसने अपना हाथ बाहर फेंका और ठंडी सख्त जमीन को महसूस किया। मिट्टी, असली मिट्टी। उसने अपनी बाकी ताकत लगाकर खुद को बाहर खींचा और कुएं से दूर लुढ़क गया। वो हाँप रहा था, उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था। वो जिंदा था। उसने पीछे मुड़कर कुएं की ओर देखा। अंदर से एक आखिरी दिल दहला देने वाली चीख आई, निराशा की चीख, शिकार के हाथ से निकल जाने की चीख। और फिर सन्नाटा। कुआं शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम ने आसमान की ओर देखा। चांद अब बादलों के पीछे छिप रहा था। वो रेंगते हुए अपनी जीप की ओर बढ़ा। उसका दिमाग अभी भी उस रसातल में फंसा हुआ था, लेकिन उसका शरीर आजाद था। अगली सुबह सूरज उगा, लेकिन अंधेरी गढ़ में कोई सुबह नहीं हुई। विक्रम अपनी जीप में बेहोश पाया गया था, गांव की सीमा से काफी दूर। जब उसे होश आया तो वो शहर के अस्पताल में था। डॉक्टरों ने कहा कि उसे किसी जंगली जानवर ने काटा है, शायद कोई भेड़िया। विक्रम चुप रहा। वो क्या कहता कि एक कुएं ने उसे खाने की कोशिश की। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने शहर छोड़ दिया। वो अब रोशनी में रहता है, कभी अंधेरे में नहीं जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उस रात जब विक्रम अस्पताल में लेटा था, अंधेरी गढ़ के गांव में रामदीन और बाकी गांव वाले कुएं के पास जमा थे। कुआं शांत था, लेकिन वे जानते थे कि वो भूखा है। विक्रम बच गया था, जिसका मतलब था कि बलिदान पूरा नहीं हुआ। भूख मिटानी होगी, रामदीन ने बुदबुदाया। उसकी नजर अपनी ही गोद में बैठे अपने छोटे पोते पर पड़ी। बच्चा चांद की ओर देख रहा था। कुएं से एक हल्की सी आवाज आई, फिर से वही रोना। लेकिन इस बार आवाज विक्रम के लिए नहीं थी। गांव का नियम पुराना था और कर्ज चुकाना पड़ता था। रामदीन की आंखों से एक आंसू गिरा और कुएं की गहराई में खो गया। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुएं की ओर कदम बढ़ाया। विक्रम बच गया, लेकिन उसकी जगह किसी और को भरनी थी। ये चक्र था, ये एक जाल था जिसका कोई निकास नहीं था। कुआं कभी नहीं रोता, वो सिर्फ गाता है, और हम सब बस उस गीत की धुन पर नाचने वाली कठपुतलियां हैं। दूर शहर में विक्रम ने अपनी खिड़की बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा कि हवा में फिर से वही रोने की आवाज आ रही है। वो कभी नहीं भागेगा, वो आवाज उसका पीछा ताउम्र करेगी।